शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। आज ये टॉपिक को मैंने क्लास में डिस्कशन तो किया हुआ है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर दोबारा से रिवाइज़ करें इसको मेरे साथ, जिससे हम आपको इन डेप्थ में समझा पाएँ कि एग्जैक्टली मैं ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। आपसे आग्रह है कि अपनी बुक्स को अपने साथ रखिएगा, सामने रखिएगा और मेरी बातों को हेडफोन लगा करके ध्यान से सुनिएगा। ये क्लास अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बुक्स से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी सैम्पल पेपर से रिलेटेड हो या किसी भी अदर बुक से रिलेटेड हों, एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन भी हों, आप क्रैक कर लेंगे ईज़िली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ वो सुननी पड़ेंगी आपको ध्यान से। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं पहले डिफ़ाइन करने के लिए कि री इशू का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द री इशू? बहुत सिंपल टॉपिक है। री इशू का मतलब होता है जो पहले से इशू हो चुका हो दोबारा से री इशू किया जा रहा हो। अपने नाम से ही क्लैरिफाई करता है ये री इशू, यानी वो जो पहले इशू हो चुका है उसको आपने दोबारा से इशू करना है। दैट इज़ कॉल्ड दी री इशू। देखिए बुक क्या कहती है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज़ नॉट एन इशू ऑफ शेयर बट सेलिंग द शेयर्स दैट वुड बी इशूड अर्लियर, पहली बात, एंड वर कैंसल्ड बाय द कंपनी, दूसरी बात। यानी कि जो शेयर पहले कैंसिल किए जा चुके हैं, जो अर्लियर किसी और के नाम पे थे, अब ये दोबारा से मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, नॉट द इशू, सेल किए जा रहे हैं बाय द कंपनी। अब उसके बाद ये कहता है जो कंपनी है इसको अपनी टर्म्स के बेसिस पे री इशू कर सकती है। टर्म्स का मतलब हो गया कि वो जो कंपनी है वो री इशू कर सकती है अगर वो चाहे तो पार पे, चाहे तो प्रीमियम पे और चाहे तो डिस्काउंट पे। मैं फिर दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, डिस्काउंट भी परमिसिबल है, यानी कि री इशू ऑफ शेयर पार और प्रीमियम दोनों पे हो सकता है, एट द सेम टाइम डिस्काउंट पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है डिस्काउंट को। ध्यान से सुनिएगा, डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ऑन री इशू ऑफ शेयर। यानी कि जो शेयर री इशू हो रहे हैं उसका जो डिस्काउंट होगा वो अर्लियर जब इशू हुआ था उस टाइम पे आपने जब फॉरफीचर किया और जो अमाउंट आप रिकवर कर चुके थे उस शेयर होल्डर से, उसके अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। ये अभी हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद में जो ये शेयर्स होंगे उनको जो है वो किस तरह से इशू किया जाएगा, क्या जनरल एंट्री होगी, उसको समझते हैं पहले। तो री इशू ऑफ शेयर के लिए पहली जनरल एंट्री होती है, मान लीजिए कि आप री इशू कर रहे हैं, तो री इशू करते समय आप सेल कर रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं मतलब आप लमसम अमाउंट एक साथ ले लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये मैं आपको प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि 10 रुपये का शेयर था और आपने 10 रुपये में ही इशू कर दिया, तो ये कहलाता है कि आपने पार पे इशू कर दिया उसे। तो यहाँ कोई डिस्काउंट था ही नहीं, तो आप 10 रुपये यहाँ लिखेंगे, 10 रुपये यहाँ लिखेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं था, कंप्लीट हो जाएगा। मैं अमाउंट लिखने से बचना चाहता हूँ। उसके बाद में मान लीजिए कि आप जो शेयर हैं वो रीइशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं आप, तो उस केस में क्या होगा, री इशू ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। अब इसको समझाने के लिए मान लीजिए कि आपका शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था और आपने उसे 12 में इशू कर दिया, यानी सेल कर दिया। तो उस केस में
शेयर कैपिटल हमेशा जो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है यानी फेस वैल्यू उतने से शो किया जाता है। जो 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है वो यहाँ शो कर दिया जाएगा और जो 12 रुपये आपको रिसीव हुए हैं वो डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो री इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट हो, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे 10 रुपये का शेयर था, आपने 8 रुपये में री इशू कर दिया, तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 2 रुपये है, आप यहाँ दिखाएंगे। आपको रिसीव कितने हुए? 8 रुपीज़, और शेयर का वैल्यू कितना था? 10। मैंने हमेशा कहा है शेयर कैपिटल आप ऑलवेज शो करेंगे उसके फेस वैल्यू के साथ, नॉमिनल वैल्यू के साथ में, या फिर जो आपने कॉल्ड अप किया हुआ है उसके साथ में। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आप रीइशू ऑफ शेयर कर रहे हैं एट पार तो आपको क्या एंट्री पास करनी है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट पे। ये जनरल एंट्री आपको मैंने बता दी, ये जनरल एंट्री आपको मैंने बता दी। द अमाउंट डेबिटेड फॉर शीट, उसके बाद में और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है नहीं, और जो तीनों पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए। फिर उसके बाद में जो पॉइंट आता है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब ये कहता है आपसे, अब ये आपसे कहता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं जब भी आप शेयर को रीइशू करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, एक पर्सन था, 10 रुपये का आपने शेयर इशू किया, पर्सन ने 5 रुपये आपको दे दिए और आपने फिर शेयर को फॉरफीट कर दिया। तो ये जो अमाउंट है आपके पास में फॉरफीचर अकाउंट के नाम से होगा। ठीक है, आप बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर जब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर्स के अंदर दिखाएंगे तो इसे ऐड करके आप दिखा देंगे, तो उस समय आपका जो शेयर कैपिटल है वो तो बढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने शेयर फॉरफीट कर दिए। तो दैट इज़ वाई आपने जो शेयर कैपिटल है उसे डेबिट करने के बाद में शेयर कैपिटल वाला जो अमाउंट है वो तो कम कर दिया होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नज़र आ रहा होगा जस्ट बिकॉज आपके पास में सर्टन सम ऑफ मनी बची हुई है अमाउंट शेयर को फॉरफीट करने के बाद। अब होता क्या है कि आप रीइशू करते हो, 10 रुपये का ही शेयर है और आप उसको लेट सपोज दैट 6 रुपीज़ में रीइशू कर देते हैं। तो ये जो 5 रुपये है ये मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है जो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी सामने वाले पर्सन को जब आप रीइशू कर रहे हैं शेयर, तो वो 10 रुपये की जो चीज़ है, यानी 10 रुपये का जो नॉमिनल वैल्यू है उसको आप 5 रुपये पे इशू कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो 5 रुपये होगा, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है जो आपने अमाउंट फॉरफीट किया था ऑन दी ओरिजिनल इशू ऑफ द शेयर। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ओरिजिनली शेयर को इशू करते हैं और उस पर्सन के द्वारा जो भी अमाउंट आपको रिसीव होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है जिसमें आप डिस्काउंट दे सकते हो जब आप रीइशू करोगे उसी शेयर को। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारा का सारा अमाउंट आप डिस्काउंट के रूप में दें ही, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। अब हो सकता है कि एक भी अमाउंट ना दें, हो सकता है आप प्रीमियम पे इशू कर दें, लेकिन हो ये भी सकता है कि आप डिस्काउंट दें। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं ये आपको बताया गया। प्रीमियम पे देने पे कोई लिमिट नहीं है। मैं दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप 10 का शेयर 12 में बेचते हैं, 15 में बेचते हैं, 100 में बेचते हैं, 1000 में बेचते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो मिनिमम अमाउंट है उस पे एक लिमिट लगाई गई है कि आप मिनिमम कितना दे सकते हैं।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या कहता है, मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन री इशू ऑफ forfeited shares is the amount forfeited on the reissued share। इसको वो कहता है कि अगर मैं इसको दोबारा से अलग तरीके से बोलूँ तो वो कहता है रीइशू प्राइस जो है वो कम नहीं हो सकता, कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द forfeited शेयर। और ये कहता है कि कितना कम नहीं हो सकता, जो आपको रिसीव नहीं हुआ ओरिजिनल शेयर जब आपने इशू किया था तब। यही चीज़ मैं आपको यहाँ भी बताना चाह रहा हूँ कि 10 का शेयर था, आपको 5 मिल गए और 5 नहीं मिले। तो जब आप दोबारा से शेयर को इशू कर रहे हैं तो आप कम से कम ये चाहें कि जो बचे हुए 5 रुपये हैं जो ओरिजिनल शेयर्स पे नहीं मिले थे वो अब आपको मिलने चाहिए, और तब जा कर के जो इनका सम होगा वो 10 रुपीज़ हो जाएगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं, इसके लिए एक बाकायदा प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं उसके और रेगुलेशंस होती हैं, LODR रेगुलेशंस, ICDR रेगुलेशंस। तो वो इतना ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट वो होता है डिस्काउंट का जो एक शेयर पे दिया जा सकता है, और वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा जितना हमने ओरिजिनल शेयर्स पर अमाउंट फोरफीट किया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। अब हम ये इसके सम को समझ लेते हैं कि सम कैसे होगा इसका। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 46 है, इसके अंदर बताया गया है कि एक स्टार लिमिटेड है, 10,000 शेयर्स उसने इशू करें, 10 रुपये का एक है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और बाकी जो है सेकंड कॉल पे होगा। 500 शेयर आपने फोरफीट करे हैं, और हमें इस 500 के ऊपर ही चर्चा करनी है, हमें बाकी ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट करके बताओ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जितना आप दे सकते हैं और मिनिमम रीइशू प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइशू। अब आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि कितना आपने अमाउंट रिसीव किया। तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि आपने इससे पहले का सारा पैसा रिसीव कर लिया होगा, सेकंड कॉल जो है आपको रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पहला 3 रुपये रिसीव हो गए होंगे, 4 रुपये रिसीव हो गए होंगे, 7 रुपीज़ हो गए, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे यानी 9 रुपीज़। आपको 9 रुपीज़ तो पहले वाले में हो चुके हैं रिसीव। तो इसका मतलब ये तो फोरफीट में चले गए होंगे। अब मैक्सिमम अमाउंट जो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, मैंने बताया था जितना आपके पास ओरिजिनल शेयर इशू करने के बाद पैसा आ जाता है उतना मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट होता है जो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट आ गया। लेकिन कितना आप बाकी पे जो शेयर जब रीइशू कर रहे हो उस शेयर को, तो आप कितना अमाउंट मिनिमम चाहोगे ही चाहोगे, तो वो है पर शेयर 1 रुपये। तभी तो मिल करके ये नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ अभी 1 शेयर की चर्चा कर रहा हूँ, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही अमाउंट जो है वो अलग आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम बात करें कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है, 9 रुपीज़ है, और मिनिमम रीइशू प्राइस जो है वो 1 रुपीज़ है। दूसरे केस में ये बताता है कि जो द शेयर्स वर फोरफिटेड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ना तो उसने पहली कॉल दी ना उसने सेकेंड कॉल दी, तो अब क्या होगा। तो उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया होगा, यानी 7 रुपीज़ अभी भी दे के बैठा हुआ है वो। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, 7 रुपीज़। और हमें कम से कम कितना रुपीज़ चाहिए होगा, और वो 10 रुपये बनाना है, इसके नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये बनानी है। तो 7 अभी आ चुका है और 3 बाकी है, तो वो 3 रुपये आ जाएगा मैक्सिमम इशू प्राइस, मिनिमम इशू प्राइस। फिर अगले वाले में बोला हुआ है कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, तो क्या होगा। तो एप्लीकेशन तो आया है ना 3 रुपये का, तो 3 रुपये जो होगा वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हो गया डिस्काउंट की। और साथ ही साथ में फिर उसके बाद आप कितना रुपए और चाहोगे जब आप रीइशू करोगे शेयर को,
तो उसमें कहा गया कि अब जो मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए होगा रीइशू पे, 3 रुपये आ चुके हैं, 10 बनाने के लिए 7 रुपये की और ज़रूरत होगी, तो वो 7 रुपये और आ जाए। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है आपको, और मेरे ख्याल से और ज़्यादा डिस्कशन करना समय की बर्बादी के अनुसार और कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को आगे हम रीड करते हैं। अब अगले टॉपिक के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। जब हम रीइशू करते हैं शेयर को, तो किस प्रकार से हम उसको अकाउंटिंग टर्म्स में नोट डाउन करेंगे, उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, क्या वो सारे इशू कर रहे हैं या उसमें से कुछ शेयर्स को इशू कर रहे हैं और बाकी शेयर्स को रीइशू नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 क्लासिफिकेशंस के बारे में हमें समझना पड़ेगा अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो है व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड। सारे के सारे शेयर्स जो आपने फॉरफिट किए थे वो रीइशू कर रहे हैं आप। तो उस समय कितना अमाउंट कहाँ पर कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपको मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ पहले, जिससे आपको समझ में आ जाए पूरी अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग जो हमें जिस तरह की अकाउंटिंग करनी है उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉपी में भी नोट डाउन करना चाहिए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए अभी मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मिस्टर ए हैं और वो होल्ड करते थे 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो उन्होंने जो अमाउंट पे किया था वो एप्लीकेशन पे किया ₹3 एंड अलॉटमेंट पे ₹2। ये उन्होंने पे कर दिया था। फर्स्ट कॉल जो कि ₹5 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो ₹5 है वो नॉन पेमेंट है। तो शेयर फॉरफिट हो गया। अब उसके बाद में ये तो एक सिनेरियो हो गया मिस्टर ए का। अब ये जो शेयर्स थे वो रीइशू कर दिए गए। जब ये शेयर रीइशू किए गए तो मिस्टर बी को दिए गए और उनको जो शेयर दिए गए वो 100 शेयर्स के 100 शेयर रीइशू कर दिए गए। अब ये 100 शेयर जब रीइशू किए गए एट ₹8 ईच और कॉल्ड अप, या हम ऐसे लिख सकते हैं फुली पेड अप। तो अब हमें इसे नोट डाउन करना है, समझना है। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। मिस्टर ए हैं, वो 100 शेयर्स को होल्ड करते थे और ₹10 ईच है। अभी तक पूरे पैसे मंगाए जा चुके हैं। एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 2 वो दे चुके थे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो ₹5 की थी, उन्होंने पेमेंट नहीं करी, शेयर फॉरफिट हो गया। फिर वो फॉरफिटेड शेयर्स जो थे उसको रीइशू कर दिया गया मिस्टर बी को। वो पूरे के पूरे शेयर्स 100 शेयर्स को रीइशू किया गया ₹8 पर ईच और फुली पेड अप है, यानी कि पूरे ₹10 का शेयर दिया गया है उनको ₹8 के अंदर। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका सोल्यूशन अगर हम करने लगें तो वो कैसे किया जाएगा और कॉन्सेप्चुअली भी हमें समझना पड़ेगा उसको। मान लीजिए अगर वो शेयर जब फॉरफिट किया गया होगा तो वो अमाउंट जो होगा वो क्या होगा और क्या जनरल एंट्री पास की गई होगी। सबसे पहली जनरल एंट्री हुई होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का होगा? ये कहता है 100 शेयर्स थे 10 रुपीज़ ईच। ओरिजिनली अमाउंट आ जाएगा क्योंकि आपने ड्यू तो कर ही दिया होगा 100 रुपये, 100 शेयर्स पे 10 रुपीज़ तो 1000 रुपीज़ तो ये आ ही जाना है। शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट उन्हें मिल गया होगा? 100 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये यानी 500 रुपये। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो कितने की है? 5 रुपये की है, जो कि उसने नॉन पेमेंट की हुई है, तो यानी कि वो भी 500 की हो गई। ये हमने जनरल एंट्री पास कर दी होगी एट द टाइम जब हम शेयर फोरफीट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में हमने एक जनरल एंट्री और करनी होती है जब हम री इशू करते हैं शेयर्स को, तो वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। और जो अमाउंट अभी हम ले रहे हैं वो डिस्काउंट पे है, यानी 10 रुपये का शेयर हम 8 रुपये पे, तो हमारा डिस्काउंट होगा, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये जो अमाउंट होगा वो पूरे 500 शेयर्स हैं, सॉरी 100 शेयर्स हैं, 10 रुपये के हैं, फुली पेड अप बोला है उसने, तो 1000 रुपीज़ तो ये आ जाएगा। और जो बैंक अकाउंट है उसमें 100 शेयर्स हैं, 8 रुपीज़ का हम री इशू कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 800 रुपीज़, और डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं वो 200 रुपये का है। बीइंग forfeited शेयर्स री इशूड। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब ये जो अमाउंट है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट है, ये शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट है और ये डेबिट का शेयर फोरफीचर का अमाउंट है, ये मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट था, और ये भी मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट के अंदर ही है। जो बाकी का बचा हुआ 300 रुपये होगा वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? जब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी और उसके अंदर जो आपने पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी लिया होगा, फिर शेयर होल्डर फंड आया होगा, शेयर कैपिटल आया होगा, और उसका जो आपने वर्किंग नोट बनाया होगा, उस वर्किंग नोट के हिसाब से हम चर्चा करने वाले हैं। फिर उसका सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर रिजर्व्स, एंड सरप्लस। उसका वर्किंग नोट भी हम समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि हम वर्किंग नोट कर रहे हैं 1, तो शेयर कैपिटल की बात हो रही है। मैं पूरा बनाने वाला नहीं हूँ, ऑथराइज, सब्सक्राइब्ड, इशूड, ये मैं पूरा नहीं बनाने वाला हूँ, मैं सिर्फ मेन की बात करने वाला हूँ। इशूड, सॉरी, सब्सक्राइब्ड but not fully paid up। ये हमारा हो गया 100 शेयर्स थे, 100 इक्विटी शेयर्स, @ 10। तो ये अमाउंट जो बनता हमारे पास में वो था 1000 रुपीज़। ये बनना चाहिए था लेस कॉल्स इन एरियर। ये अमाउंट जो बनना चाहिए था, जो हमारे पास नहीं आया, 100 × 5, तो ये अमाउंट आ चुका होगा।
जब हमने शेयर फोरफीट नहीं किया था तब, लेकिन हमने शेयर फोरफीट कर लिए तो यहाँ से तो ये अमाउंट चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा? अब ये जो अमाउंट यहाँ से गया, ये गया कहाँ? तो ये जो शेयर सब्सक्राइब बट फुली पेड अप है, शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाले जो टर्म है उसके अंदर ऐड होकर के आ जाएगा शेयर फोरफीचर। मतलब यहाँ पर जब मैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर्स हैं जो भी आपके होंगे उसमें आप ऐड करके दिखा देंगे शेयर फोरफीचर। और जो अमाउंट आया था हमारे पास में शेयर फोरफीचर का वो 500 रुपये। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, क्योंकि आपने वो चीज़ जैसी फोरफीचर की होगी वो अमाउंट जा चुका होगा वहाँ से और शेयर फोरफीचर यहाँ आ चुका होगा। अब आपने शेयर रीइशू कर दिया, आपने जैसे ही शेयर रीइशू करा तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स तो इंक्रीज़ कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है वो 500 रुपये होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं, बल्कि वो तो कितने से कम हुआ, 200 से। तो बाकी का जो अमाउंट है 300, वो तो इसका पार्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट होती है, जितने आप शेयर इशू करते हैं मल्टीप्लाई बाय जो उनकी फेस वैल्यू है, आप तो वही दिखा सकते हैं इस बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर। तो बाकी का जो अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर को प्रीमियम पे भी इशू करते हैं तो भी वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट ही बनेगा, कभी भी वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा। जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डिस्काउंट है, जो कि रीइशू के केस में है यहाँ पर 200 रुपये, लेकिन वो एडजस्ट किया जा सकता है फोरफीचर से, जो पहले हम शो कर रहे थे शेयर कैपिटल में, और वो तब तक शो किया जाता है जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए कि एक्चुअल में हम कितना डिस्काउंट देने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही हमें पता चल जाता है डिस्काउंट इतना हो चुका है, तो बाकी का जो अमाउंट होगा डिस्काउंट का, जो हमने शेयर फोरफीट किया था ओरिजिनल शेयर्स के ऊपर, वो अमाउंट लेस करने के बाद डिस्काउंट का जो अमाउंट बच जाएगा वो सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इस केस के अंदर वो 300 रुपये रिजर्व्स एंड सरप्लस के पार्ट बन जाएंगे। और उस समय हमें एक जर्नल एंट्री और पास करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ मिटा करके अभी आपको बताता हूँ। वो जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कितना अमाउंट? 500 और 200 लेस करने के बाद आ जाएगा 300। ये 300 अमाउंट जो होगा वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? आपके शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में, सॉरी। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि वो कब तक वहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे उस सिचुएशन की बात जहाँ पर हम पूरा का पूरा अमाउंट जो है, पूरा अमाउंट, सॉरी, पूरा जो शेयर्स हैं जो फोरफीट किए आपने, वो सारे के सारे ट्रांसफ़र, सारे के सारे रीइशू कर दिए। ये बहुत सिंपली मैंने समझा करके कोशिश करा है कि आपको समझा दूँ चीज़ों को। तो ये चीज़ वो इस सिचुएशन है जो 3 एंट्रीज़ पास करेंगे आप। पहली एंट्री जो शेयर फोरफीट किया आपने, दूसरा रीइशू किया आपने, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो अमाउंट आपने फोरफीट किया उसमें से जितना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कर सकते थे उसमें से भी अगर अमाउंट बच जाता है तो वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो मैं 3 पॉइंट्स को यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको।
पहला, आपने अमाउंट फोरफीट किया, कुछ सर्टन अमाउंट फोरफीट किया आपने। फोरफीट करने के बाद आपने रीइशू करा। रीइशू में आपने क्या करा, उसे पार पे इशू करा। पार पे इशू करने की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, होल अमाउंट और ऑफ फोरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन मान लीजिए आपने जो शेयर इशू किया वो प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो क्या होगा, होल अमाउंट जो होगा ऑफ फोरफीचर आप ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, जो आपने प्रीमियम लिया होगा रीइशू के टाइम पे, जब आप इशू कर रहे थे तब आपने जो प्रीमियम लिया होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। प्रीमियम जो है ट्रांसफ़र टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद में तीसरी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हम बात करते हैं कि रीइशू आपने कर दिया डिस्काउंट पे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो डिस्काउंट के अंदर आपको ये पहले चेक करना पड़ता है कि क्या आपके पास में कुछ सम बचा या नहीं बचा। यानी कि जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट था, क्या एक्चुअल डिस्काउंट भी उसके बराबर है या नहीं है। मैं मानता हूँ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, क्या वो इक्वल हो गया आपके एक्चुअल डिस्काउंट के। या जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है वो अभी भी ज़्यादा है एक्चुअल डिस्काउंट के। अब आप कहोगे आपने तो वो बताया ही नहीं जिसमें कम हो सकता है। बेटा वो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअल डिस्काउंट कभी भी एक्सीड नहीं करेगा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के। तो इन दो सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो कोई भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। नो अमाउंट will be transferred to capital reserve account। लेकिन मान लीजिए अभी भी कुछ सर्टन सम ऑफ मनी बचा है। MPD अभी भी यानी मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो है वो अभी भी ज़्यादा है। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ MPD एंड एक्चुअल डिस्काउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ये डायग्राम आपको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। आई थिंक मैं जितना समझा सकता था मैंने आपको अच्छे से समझाया। अभी भी अगर कोई आपके डाउट हैं तो बेझिझक करके पूछिएगा, फ़ोन करके पूछिएगा। अब एक छोटा सा माइनर सा टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आप शेयर फोरफीट करते हैं और वो पार्टली पेड शेयर था, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, फेस वैल्यू थी, लेकिन कंपनी ने 10 रुपये पूरे मंगाए ही नहीं। उसकी जगह पे उसने 8 मंगाए या 6 मंगाए और फिर उसके बाद में सामने वाले पर्सन ने जिसने होल्ड कर रखे थे शेयर्स को, उन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया। तो उस केस के अंदर जब रीइशू किया जाएगा शेयर को तो उसका प्राइस क्या माना जाएगा। क्या वो फुली पेड अप माने जाएंगे या पार्टली पेड अप माने जाएंगे। तो इसके लिए दो सिचुएशन में बना रहा हूँ। पहला, जब कंपनी जो है रीइशू कर रही है शेयर्स को और उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तब, और एक जब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो जितने में शेयर एक्चुअल में कॉल्ड अप किए जा चुके थे उतने ही माने जाएंगे। जैसे 8 रुपये के कॉल्ड अप थे, 8 रुपये देने चाहिए थे, सभी से मांगे गए थे, लेकिन जिस शेयर होल्डर के शेयर को फोरफीट किया गया उसने नॉन पेमेंट की, दैट इज़ वाई उसके शेयर फोरफीट कर लिए गए और फोरफीट करने के बाद में उसे जो है री इशू किया जा रहा है। तो ऐसा माना जाएगा कि वैसे ही शेयर हैं, ओरिजिनल वैसे ही शेयर हैं जो री इशू कर दिए गए। अगर 8 रुपये के थे तो 8 रुपये के ही माने जाएंगे। तो पहली सिचुएशन तो ये आ जाती है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर 8 रुपये का शेयर था, फोरफीट किया गया और करने के बाद जब रिशू किया गया तो उसे 8 नहीं, उसकी जगह पे लिख दिया गया 10 रुपया, तो फुली पेड अप कह दिया गया। तो उस सिचुएशन में जो फुली पेड अप कहा गया है इसका सीधा मतलब बनता है कि अब वो 10 रुपये के शेयर बन चुके हैं रादर दैन 8 रुपये के। तो आपको 10 रुपये के हिसाब से उसे ट्रीट करना पड़ेगा। ये एक सिंपल सी बात थी जिसको मेरे को बताना ज़रूरी था, तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते। उससे पहले एक इलस्ट्रेशन कर लेना ज़रूरी है। इलस्ट्रेशन 49 है जो यहाँ पर चर्चा करता है। तो इसमें कहा गया है कि नवलक्ष्मी लिमिटेड है, 500 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच है। नॉन पेमेंट जो की गई है वो फ़र्स्ट कॉल की है 3 रुपये की। फाइनल कॉल अभी भी नहीं मांगी गई है, मतलब कॉल्ड अप जो है वो केवल 8 है। अब उसके बाद में उसने जो पेमेंट करी होगी 8 में से, वो फर्स्ट कॉल यानी 3 रुपये पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब है उसने 5 रुपये तो पेमेंट कर ही दी होगी। जो शेयर री इशू किए जा रहे हैं वो 5 रुपये में है। तो अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कितने कॉल्ड अप हैं, कितने पेड अप हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, वी आर प्रिज्यूमिंग दैट वो शेयर 8 रुपये के ही हैं। तो उसका डिस्काउंट कितना बनता है, तो कहा गया उसका डिस्काउंट जो है वो 3 रुपये है। क्या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के अंदर है? जी हाँ है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ये थी कि जितना हमने रिसीव कर लिया, जो रिसीव करा है हमने, वो कितने हैं? 5 रुपये है। और अभी जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो कितना है? 3 रुपये है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या करी हुई है देखते हैं। ये फोरफीचर की एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट 8 रुपये से, शेयर फोरफीचर अकाउंट 5 रुपये से और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 रुपये से, जो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद पहला केस मैंने बताया जिसमें 8 रुपये माना था हमने, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो बैंक अकाउंट में 5 रुपये आ गए, शेयर फोरफीचर में 3 रुपये आ गए। 3 रुपये क्यों आए? क्योंकि हमने प्रिज्यूम किया है वो कि 8 रुपये का ही शेयर रीइशू किया है। और शेयर कैपिटल में 8 रुपये आ गए, यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद में जो अमाउंट होगा शेयर फोरफीचर में 1,500 और हमने शेयर फोरफीट कितने किए थे? 2,500 रुपये के। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास में कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। सिंपल। फिर अगले केस में ये बताता है शेयर जो है वो रीइशू किए गए 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 8 रुपये कॉल्ड अप है। यानी 8 रुपये वाला शेयर आपने 9 रुपये में दे दिया, तो यहाँ कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं आपने, बल्कि आपको तो 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है। तो इसका मतलब जो भी आपने पैसे रिसीव करे थे ओरिजिनल शेयर को फोरफीट करते समय, वो सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहली एंट्री कॉमन है सब में। दूसरी एंट्री पे आते हैं। बैंक अकाउंट 9 रुपये के हिसाब से, कैपिटल शेयर कैपिटल 8 रुपये के हिसाब से और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो 500 रुपये के हिसाब से। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना भी अमाउंट है जो हमने ओरिजिनल टाइम पे फोरफीट किया होगा, जो 2,500 रुपये है, वो 2,500 रुपये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो आपको प्रीमियम मिला है, यहाँ तो डिस्काउंट आपने शो किया ही नहीं, दिया ही नहीं। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर कि शेयर जो है वो रीइशू किए गए 8 रुपये पे, फुली पेड अप लिखा हुआ है। कॉल्ड अप लिखे, पेड अप लिखे, इसका मतलब जो है ये मान लिया जाता है कि आपने 10 रुपये का शेयर कर दिया है उसको। तो 8 रुपये में दिया गया, तो क्या मैक्सिमम परमिसिबल जो डिस्काउंट था जो कि 5 रुपये था, क्या उसके अंदर है? ये 2 रुपये का डिस्काउंट ही तो है। ये तो 2 रुपये का ही डिस्काउंट है। तो यहाँ पर क्या समझा रहा है ये थर्ड पॉइंट के अंदर कि बैंक अकाउंट में 8 रुपये दिया, शेयर फोरफीचर में 2 रुपये दिया, 2 रुपये के हिसाब से हमारे अमाउंट आ गए 500 शेयर्स के और शेयर कैपिटल में ही आ गया। हमने ओरिजिनली 2,500 रुपये फोरफीट किए थे और यहाँ पर जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो 1,000 रुपये का है, तो बाकी के बच गए 1,500 रुपये। 2,500 में से 1,000 गया तो वो चला जाएगा हमारा शेयर कैपिटल रिजर्व के अंडर।
फोर्थ वाला पॉइंट मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 12 रुपये में कर रहा है, फुली कॉर्ड अप है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आप कर सकते हैं सेम हूबहू केस नंबर 2 के हिसाब से। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया है, इसमें अब कोई भी इशू नहीं रह गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, सारे के सारे जो शेयर आपने फॉरफिट करे वो दोबारा से रीइशू नहीं करे, तो उस केस में क्या किया जाएगा। बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब घबराने वाली चीज़ नहीं होती है, बस एक छोटा सा माइनर सा पॉइंट है, अदरवाइज़ जनरल एंट्री सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप तीनों पे इशू कर सकते हैं, शेयर्स को री इशू कर सकते हैं, चाहे आप डिस्काउंट पे करना चाहें, चाहे आप प्रीमियम पे करना चाहें, पार पे करना चाहें, आपको कोई भी जनरल एंट्री में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मान लीजिए कि आपने शेयर फॉरफिट किया और फॉरफीचर अकाउंट के अंदर वो अमाउंट तब तक रहेगा जब तक कि आप री इशू नहीं कर देते शेयर्स को। लेकिन मान लीजिए कि आपने री इशू करा लेकिन पूरे शेयर्स री इशू नहीं करे, तो सारा का सारा यूटिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं शेयर फॉरफीचर अकाउंट का। तो उसमें ये कहा गया है कि सारा का सारा अमाउंट तब तक प्रोपोर्शनेट अमाउंट बचा रहेगा जब तक कि सारे के सारे शेयर्स री इशू नहीं हो जाते। बस इतनी ही बात इसमें कही गई है कि जब तक सारे के सारे शेयर्स जो आपने फॉरफिट किए फॉरफीचर अकाउंट को आप फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे या ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे कैपिटल रिजर्व में, जब तक कि आप सारे के सारे शेयर जो आपने फॉरफिट करे रीइशू नहीं कर देते। क्या कहता है, द अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स नॉट इशूड विल रिमेन इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टिल, ध्यान रखिएगा, टिल द टाइम दीज शेयर्स आर रीइशूड, जो मैंने अभी बताया आपको, यानी कि वो अमाउंट आपको तब तक रखना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अंडर दिस सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो अभी मैंने पीछे आपको समझाया था बैलेंस शीट में, वो उसके अंदर बताया नोट टू अकाउंट्स के अंदर, वर्किंग नोट जो मैं बोल रहा था। उसके बाद में ये एक अकाउंट है जिसका यूटिलाइजेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूँ। इसके लिए एक डिफरेंट पेज लेते हैं जी। अब मान लीजिए आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट है आपके पास में, नोट टू अकाउंट के अंदर, और ये अभी 5,000 का है, और आपने जो शेयर फॉरफिट किए थे वो नंबर ऑफ़ शेयर फॉरफिटेड वो 1,000 थे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, कहा ऑफ ₹8 ईच फुली पेड अप, और नंबर ऑफ़ जो शेयर्स हैं जो आप री इशू कर रहे हैं वो मान लीजिए 800 है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ये समझने के लिए कि कितना अमाउंट जो होगा वो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। मैं आपको हर एक पॉइंट को समझाना चाहता हूँ। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो अगर मैं 5,000 रुपये डिस्काउंट मैंने शेयर फॉरफिट किया हुआ है 1,000 शेयर्स के ऊपर, तो 800 शेयर्स पे कितना बनता है, तो मैं प्रोपोर्शनेट कर दूंगा उसको, और ये आ जाएगा 4,000 रुपये। ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है जो मैं दे सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, एक्चुअल डिस्काउंट मुझे नज़र आया कि 8 रुपये का शेयर है, फुली पेड अप यानी 10 रुपये का शेयर होगा, और रीइशू कर दिए गए 800 शेयर्स, तो 800 पे 2 रुपये का डिस्काउंट मतलब 1,600 रुपये। तो अब मेरे पास में ये नज़र आया कि जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट था वो एक्चुअल डिस्काउंट से अभी भी ज़्यादा है। और कितना है, 4,000 था ये,
1600 एक्चुअल डिस्काउंट था। इसका मतलब 4000 में से 1600 लेस करेंगे तो ये जो अमाउंट होगा वो चला जाएगा कैपिटल रिज़र्व में, यानी कि 2400 रुपीज़ जो होगा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिज़र्व में। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। बहुत सिंपली चीज़ समझना चाहते हैं, मैं फॉर्मूले से आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ हर एक चीज़ को ब्रीफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोपोर्शनेट अमाउंट को लिया जाएगा, ये आपको बस ध्यान देना है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट, अगर इतने शेयर्स पर आपने इतना अमाउंट फॉरफीट किया है तो वही शेयर्स अगर 800 होते तो कितना अमाउंट बनता, प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो आप मैक्सिमम दे सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, उस हिसाब से फिर हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था आप समझ जाएंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अगर इक्वल आ जाता है तो क्या करना है, इक्वल नहीं आता है तो क्या करना है, और जनरल एंट्री में इफ़ेक्ट क्या आएगा वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो होगा 2400 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चलिए 4000 का तो इफ़ेक्ट समझ में आ गया, लेकिन फिर भी 4000 से तो 5000 तो अभी भी 1000 रुपये तो बच ही जाएगा उसमें। वो कहेगा तब तक वो बचा रहेगा जब तक कि बाकी के 200 शेयर्स इशू नहीं हो जाते। तो मैंने यही बात आपको समझाई थी कि जब तक आप सारे के सारे शेयर्स रीइशू नहीं कर देते तब तक आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अमाउंट को फुली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में। ये प्रोबिएटेड है, ये लीगली प्रोबिएट करा हुआ है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है, इलस्ट्रेशन है, ABC लिमिटेड है, 150 इक्विटी शेयर है, 10 ईच था, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 5, नॉन पेमेंट हुई अलॉटमेंट मनी जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड था। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी और फाइनल कॉल 3 रुपये की थी। 100 शेयर्स जो थे वो रीइशू कर दिए गए 18 पर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, फॉरफीचर की भी एंट्री करनी चाहिए, रीइशू की भी करनी चाहिए, और साथ ही साथ में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल रिजर्व में वो भी करना चाहिए। तो सवाल बच्चों के मन में रहता है कि ये प्रीमियम जो अमाउंट है, आप हमें बताइए कि ये हम कैसे दिखाएं, आपने भी नहीं बताया अभी तक, तो हम कैसे दिखाएं इसको। तो मैंने हमेशा बच्चों से ये कहा कि जब अलॉटमेंट पर प्रीमियम हो तो आपको 2 बातें पूछनी है अपने आप से। पहला सवाल कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का अमाउंट हमें मिल गया, और अगर इसका जवाब आता है हाँ, तो आप ये देखिए कि पूरा मिल गया क्या। ठीक है, फिर अगर इसका जवाब आ जाता है ना, पहला सवाल का मतलब क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का अमाउंट जो है हमें मिल गया, तो वो आता है नहीं, तो आपको शो करना है, आपको जनरलाइज़ करना है उसको, और अगर मिल जाता है तो जनरलाइज़ नहीं करना है आपको। एज सिंपल एज दैट। जैसे समझाइए ज़रा एक बार। तो अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। 150 इक्विटी शेयर थे, 10 ईच था, प्रीमियम 5 रुपये था, अलॉटमेंट पे 8 रुपये थे, एप्लीकेशन पे यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन एप्लीकेशन भी हमें पता चल जाएगी। और साथ ही साथ कह रहा है कि 2 फर्स्ट पे है और फाइनल कॉल पे 3 रुपये है, यानी 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, और फिर बच जाएगा 2 रुपये, यानी कि अब आप कहोगे हाँ तो आपने 3 ले लिए, क्यों, क्योंकि 5 रुपये तो बेटा प्रीमियम का ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला 2 एप्लीकेशन, फिर 3 अलॉटमेंट, फिर 2 फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 3, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए 10, और यही फेस वैल्यू है। प्रीमियम तो 5 रुपये है ही। तो जो पहली एंट्री हुई होगी वो तो आपने कर ली होगी, दूसरी अलॉटमेंट की एंट्री है वो भी आपने ड्यू कर ली होगी, तीसरी भी कर ली होगी और चौथी भी कर ली होगी। लेकिन उसने अलॉटमेंट के बाद में ना तो फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी, ना अलॉटमेंट ही दिया। तो जनरल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, जब आप
फोर फीचर कर रहे हो। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट जो 10 रुपये से आपने किया हुआ है, और मैंने हमेशा कहा है शेयर कैपिटल जो है हमेशा आप उसे फेस वैल्यू से दिखाएंगे। 150 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक था, आपने दिखा दिया उसे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिला नहीं था, अलॉटमेंट पे था, हमने अभी रिसीव नहीं किया, दैट इज़ वाई हमने शो कर दिया उसे। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में एप्लीकेशन मिल गई थी 2 रुपये की, उससे दिखा दिया हमने। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल जो नॉन पेमेंट थी उससे दिखा दिया। अब सवाल आता है यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है तो हमने इसे 8 रुपये से दिखा दिया, लेकिन अगर मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल जाता तो फिर हम क्या करते? तो क्या फिर हम इसे शो करते इससे? नहीं, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फिर हम किससे शो करते? उसकी फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू से शो किया जाता है इसे। आएंगे क्वेश्चन तो मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली बताऊंगा भी। फिर हमने रीइशू कर दिया 14 रुपये से, यानी 10 रुपये का शेयर आपने 14 से इशू कर दिया, इसका सीधा मतलब है प्रीमियम पे इशू कराया 4 रुपये से। तो आपने जितना भी शेयर फॉरफिट किया था 300 रुपये का, वो सारा का सारा चला जाना चाहिए। लेकिन यही तो हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि 150 शेयर्स फॉरफिट करे और 100 शेयर्स हमने इशू करे। तो फिर मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 500 रुपये आपने फॉरफिट करे और उसके बाद में 150 शेयर्स पे, और आपने रीइशू करा 100 शेयर्स। बाय मिस्टेक अमाउंट था मैक्सिमम डिस्काउंट शेयर फॉरफिट का 300, और जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वो 150 हैं। अब रीइशू किए जा रहे हैं 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 200 रुपीज़। ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट था। अब एक्चुअल डिस्काउंट कितना आ रहा है? एक्चुअल डिस्काउंट आया 100 शेयर्स के ऊपर 0 रुपीज़, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं, आपने तो प्रीमियम पे इशू करा उसको, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपये शेयर फॉरफीचर के थे और उसको ट्रांसफ़र आप करेंगे कैपिटल रिजर्व में। देखिए यही 200 रुपये यहाँ पर आ गए। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको 2 सवाल लगातार पूछते रहना है और यही फार्मूला है। इसको फार्मूले को अगर मैं आपसे बताऊं कि ये फार्मूला है, आप हंस देंगे। देखिए इतना लंबा चौड़ा फार्मूला बनाया हुआ है। अल्टीमेटली ये जो क्या बताता है आपको, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, और ये आपको बताता है एक्चुअल डिस्काउंट। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो वैल्यू बचती है उसी को हमें ले जाना होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में कुछ नया नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है। बिलीव मी, आप जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप उस तरह से कीजिए, आपका एक भी सम परेशान आपको बिल्कुल नहीं करेगा, सीधे सीधे आंसर्स निकलेंगे। और उनकी मजाल भी क्या है जो आंसर ना निकले। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 52, आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर 10 ईच फुली कॉल्ड अप है held by Ram for the non-payment of allotment money ₹3 equity shares first and final call money of ₹4 equity। अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसने और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, 3 और 4 7 रुपये नहीं दिए, बाकी यानी कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये दे दिए होंगे। 250 शेयर्स जो हैं वो रीइशू कर दिए गए शाम को, टोटल पेमेंट जो है वो 2000 की है। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं, इसमें प्रीमियम है नहीं, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को 10 रुपये से दिखा दिया, 300 शेयर्स पे 3000 आ गया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे हमने 900 से दिखा दिया, 3 रुपये एप्लीकेशन के मिल चुके हैं। अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये, दोनों को अमाउंट को शो कर दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, 2000 रुपये में वो शेयर्स को इशू कर दिया 250 शेयर्स को। लेकिन 250 शेयर्स के जो अमाउंट है वो तो 10 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये होना चाहिए था शेयर कैपिटल में।
तो हमने दे कितने में दिया, 2000 में। तो अल्टीमेटली हमने डिस्काउंट कितना का दे दिया, 500 रुपये का। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 900 रुपये हमने शेयर फॉरफिट किए थे, 300 रुपये हमने 900 किए थे, शेयर फॉरफिट 300 किए थे, और रीशो हम कितने के कर रहे हैं, 250। तो ये आ गया 750। उसके बाद हमने एक्चुअल डिस्काउंट कितने का दिया, ओनली 500 रुपीज़ का। क्या हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बड़ा है एक्चुअल डिस्काउंट से? तो आप जवाब देंगे यस। कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे एक्चुअल में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो है वो 750 था, लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंट केवल 500 का आया, तो 250 जो रुपीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में। बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की हुई है, तो आपको बहुत बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक भी सम ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करने वाला है। बिलीव मी, आप इसी तरह से करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अब एक बिल्कुल नया टॉपिक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। लेकिन अभी तक की अगर वीडियो समझ में आ रही है, बिल्कुल बताइए मुझे। अगर कोई गलती है, कोई एरर है, वो भी बताइए, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, इसकी एक्सप्लेनेशन और चाहिए आपको, वो भी बताइए, जिससे कि मैं और फर्दर इम्प्रूव कर सकूँ उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए, सीखते रहिए।